बच्चों अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनालाइट्स इन प्लाज्मा, इसमें सबसे पहले हमने प्लाज्मा प्रोटीन्स को डिस्कस किया था। ठीक है, और प्लाज्मा प्रोटीन्स में हमने 3 प्रोटीन कंटेंट्स को टारगेट किया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम हमेशा टोटल प्रोटीन कंटेंट देखते हैं। अगर टोटल प्रोटीन कंटेंट हाई है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं टुवर्ड्स स्पेसिफिक प्रोटीन कि ये टोटल प्रोटीन कंटेंट किस प्रोटीन की वजह से हाई है। क्या वो एल्ब्यूमिन है जिसके इंक्रीज होने की वजह से टोटल प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, या फिर आपकी ग्लोब्यूलिन्स में से कोई प्रोटीन है। ठीक है, और ग्लोब्यूलिन्स में भी आपके पास फर्दर जो है वो वैरायटी है कि ये चूंकि एक टाइप की नहीं होती, ये मल्टीपल टाइप्स की होती हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगी कि कौन सी जो है वो इम्यूनोग्लोबिन ज़्यादा है, ये आपने ट्रेस करना होगा इसको। और कल के लेक्चर में हमने प्लाज्मा प्रोटीन के अलावा जो सेकेंड एनालाइट है जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जो प्लाज्मा एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स में से कुछ एंजाइम्स को लिस्ट डाउन किया था जो कि डिफरेंट डिजीजेस के लिए एज अ बायोमार्कर्स जो हैं वो यूज होते हैं, जिसमें हमने AST, ALT, ALP, गैमा ग्लूटामाइल फॉस्फेट और क्रेटिन काइनेस, और फाइनली हमारे पास कोलिन ईस्ट्रेज एंजाइम था जो कि हमने डिस्कस किए थे। इनके नॉर्मल फंक्शंस भी देखे थे और ये भी देखा था कि किन किन डिजीजेस या किन किन टिश्यूज के अंदर डैमेज के रिस्पॉन्स में आपके पास ये एंजाइम्स कहाँ पे आएंगे, प्लाज्मा में आएंगे। और फिर हमने ये देखा था कि अगर ये एंजाइम प्लाज्मा में आ गए हैं, प्लाज्मा में इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो हम उस कंसंट्रेशन को मैयर किस तरह से करेंगे। उसके 2 मेथड्स हमने डिस्कस किए थे। एक आपने एंजाइम एक्टिविटी ऐसे, और दूसरा मेथड आपने डिस्कस किया था इम्यूनोकेमिकल मेथड। ठीक है, सो ये कल के लेक्चर का आप लोगों को इस तरह से एक जो लिंक है, एक फ्लो जो है वो पता होना चाहिए कि एक्चुअली हम वहाँ पे करना क्या चाह रहे थे, क्यों हमने इन बायोमार्कर्स को डिस्कस किया है। अब आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने एक पॉइंट रेज करूंगी विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, और समटाइम्स ये आइसो एंजाइम्स हमें डिफरेंट टिश्यूज में कंपैरिजन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल ALP आपका एक ऐसा एंजाइम है जो कि लिवर में भी प्रेजेंट है और बोन में भी प्रेजेंट है, बट लिवर के अंदर ये जो एंजाइम प्रेजेंट है ये कुछ हद तक डिफरेंट है। दिस एंजाइम इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द एंजाइम जो कि बोन में पड़ा हुआ है। डिफरेंट किस सेंस में होगा, इस केस में ये दोनों एंजाइम्स दोनों टिश्यूज के अंदर सेम केमिकल रिएक्शन कैटेलाइज करवाएगा, बट इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, सो अगर आप उन फिजिकल प्रॉपर्टीज को आप जो है वो देख लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक कर लो, तो आप बता सकते हो कि इस केस में जो आपके प्लाज्मा के अंदर ALP प्रेजेंट है वो बोन से आया है या फिर वो लिवर से आया। ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि आइसो एंजाइम्स आर द फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स क्या हैं, ये एंजाइम्स की वो फॉर्म है विच कैन कैटेलाइज सेम केमिकल रिएक्शन। इनके केमिकल रिएक्शन में किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं है, बट दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, हो सकता है कि आपका एक एंजाइम, सपोज ये एंजाइम है और इसके 2 आइसोफॉर्म्स हैं A1 एंड A2, इसमें आप ALP की भी एग्जांपल ले सकते हो। दोनों जो है वो किसी सबस्ट्रेट B को C के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस सेल के अंदर भी यही रिएक्शन होगा कि ये सबस्ट्रेट B को C में कन्वर्ट करते हैं, बट यहाँ पे जो आपका एंजाइम है, सपोज वो pH 4 के ऊपर वर्क कर रहा है और यहाँ पे प्रेजेंट एंजाइम pH 8 के ऊपर वर्क कर रहा है। यानी दोनों एंजाइम्स का केमिकल रिएक्शन तो सेम है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि ये किस pH के ऊपर वर्क करेंगे ये डिफरेंट होंगी।
सो ऐसे सारे एंजाइम्स which can catalyze same chemical reaction but they differ in their physical properties, इन सेट ऑफ एंजाइम्स को आप हमेशा किस क्लास में रखोगे? आइसो एंजाइम्स की क्लास में रखोगे। इज इट क्लियर? आइसो एंजाइम्स में कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन जो आप लोगों के माइंड में आ रहा हो? ये सेम एंजाइम की 2 डिफरेंट फॉर्म्स हैं और ये दोनों फॉर्म सेम केमिकल रिएक्शन करवाती हैं, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे किस वजह से आ रहा है? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के चेंज होने की वजह से। So you can say कि isoenzymes are actually multiple forms of an enzyme which can catalyze same chemical reaction। यानी एक ही एंजाइम के वेरिएंट्स हैं, एक ही एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म्स हैं और ये सारी फॉर्म एक ही तरह का केमिकल रिएक्शन करवा रही होती हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर। वो कंडीशंस टेम्परेचर में डिफरेंस भी हो सकता है, वो कंडीशन आपके पास पीएच में चेंज भी हो सकता है और वो बाकी जो इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें भी चेंज जो है उसको बियर कर सकती हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शन जो वो कैटालाइज करवाएंगी वो सेम केमिकल रिएक्शन ही कैटालाइज करवाएंगी। सो यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि एक एंजाइम अगर उसने एक ही केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना है तो फिर उसकी मल्टीपल फॉर्म्स क्यों प्रेजेंट है? एक से ज्यादा फॉर्म्स में वो क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? सो वी कैन से कि एक्चुअली इन आइसोएंजाइम्स की एग्जिस्टेंस की रीजंस ये हो सकती हैं कि आपके पास समटाइम्स एक ही केमिकल रिएक्शन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल या डिफरेंट कंडीशंस के अंदर हो रहा होता है। जैसे अभी पहले मैंने एग्जांपल दी ना, आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो अमाइलेज एंजाइम की। दिस अमाइलेज एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। इसी तरह से ये आपकी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट है। अब सलाइवरी अमाइलेज और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट अमाइलेज जो है, इन दोनों की जो वर्किंग पीएच है उसमें थोड़ा बहुत आप जो है वो डिफरेंस ऑब्जर्व करते हो। ये अबाउट 6 to 7 की रेंज में वर्क करता है और ये 7 to 8 की पीएच में भी हाईली अल्कलाइन कंडीशन के ऊपर ये अपना जो रिएक्शन है वो देता है और इसका रिएक्शन कुछ हद तक एसिडिक कंडीशंस के ऊपर होता है। सो आप कह सकते हो कि समटाइम्स एक ही एंजाइम को अपना केमिकल रिएक्शन 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर देना होता है। एक सेल में जहां पे उसे केमिकल रिएक्शन देना है उसकी पीएच कुछ हद तक एसिडिक है और दूसरे सेल में जहां पे उसका केमिकल रिएक्शन होगा उसकी पीएच बेसिक कंडीशन में वो वर्क कर रहा है वहां पे। सो ऑब्वियसली एक ही एंजाइम दोनों कंडीशंस के ऊपर वर्क नहीं कर सकता। अगर आपको यहाँ पे भी ये केमिकल रिएक्शन रिक्वायर्ड है तो इस एंजाइम की थोड़ी सी मॉडिफाइड फॉर्म यहाँ पे अपना रिएक्शन देगी, ठीक है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोएंजाइम्स कि समटाइम्स आपकी जो सेल के पार्ट्स हैं या डिफरेंट सेल्स के अंदर वर्किंग कंडीशंस डिफरेंट होती हैं और इन वर्किंग कंडीशंस के डिफरेंट होने की वजह से आपके एंजाइम्स अपनी मल्टीपल फॉर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड दीज मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एंजाइम्स आर कॉल्ड एज आइसोएंजाइम्स। इनके केमिकल रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होगा लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंस हो सकता है। ये एक रीजन है आइसोएंजाइम्स के एग्जिस्टेंस की। सेकेंड रीजन आपके पास ये है कि देयर आर सर्टेन एंजाइम्स जो कि मल्टीपल सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। जिसमें अभी मैं लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की एग्जांपल आप लोगों को देके इस चीज को क्लियर करती हूँ। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, जैसे कि कल भी शायद मैंने एंजाइम की जो है वो एग्जांपल आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, मैं दोबारा से इसको कोट कर रही हूँ। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक ऐसा एंजाइम है विच इज मल्टी सब यूनिट एंजाइम, ठीक है। ये एक से ज्यादा सब यूनिट से मिलके बना होता है और इसमें आपके पास टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने होते हैं? 4। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज इज अ टेट्रामेरिक एंजाइम। इट मींस के इसमें टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने होते हैं? 4। सब यूनिट्स मींस कि यहाँ पे आपके पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स, आप इसको कंसीडर कर लो कि 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 4 डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं। जनरल केमिकल रिएक्शन जो इस लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ने कैटालाइज करवाना है, दिस रिएक्शन इज कन्वर्जन ऑफ पायरोवेट टू लैक्टेट। और किस तरह से ये पायरोवेट को लैक्टेट में कन्वर्ट करवाएगा? उसकी रिडक्शन करके। दोनों डायरेक्शन में इसका रिएक्शन होता है। लैक्टेट को पायरोवेट में भी कन्वर्ट करवा सकता है और पायरोवेट को लैक्टेट में भी कन्वर्ट करवा सकता है। सो हियर यू आर सीइंग
कि आपके पास जो पायरोवेट है, पायरोवेट में ये जो कीटो ग्रुप है, दिस कीटो ग्रुप विल एक्सेप्ट हाइड्रोजन फ्रॉम NaDH, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, और ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे इनकारपोरेट होगी, ऑक्सीजन बिकॉज मैक्सिमम 2 बॉन्ड्स बना सकता है, सो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने की वजह से ये कार्बन के साथ अपना एक बॉन्ड ब्रेक कर लेगा. So here you will get a single bond between carbon and OH group, और सेकेंड हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे आके अटैच हो जाए. बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन. सो आप कह सकते हो कि इस केमिकल रिएक्शन में पायरोवेट रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रही है, लैक्टेट में. ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का केमिकल रिएक्शन है. और जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन कैटालाइज करवाता है तो इन्हीं दो हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देता है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और ये दोनों हाइड्रोजन किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, NAD+ को NADH में कन्वर्ट कर देंगे. नाउ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज आपके पास एक ऐसा एंजाइम है जिसकी डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैं, और ये आइसो एंजाइम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ डिफरेंट सब यूनिट्स. यानी आप सिंपली ये देखें कि आपके पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक टेट्रामेरिक एंजाइम है. इट मीन्स कि इसमें टोटल नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने हैं, 4. और ये जो सब यूनिट्स हैं ये 2 टाइप्स के हैं. एक आपके पास H सब यूनिट है और दूसरा सब यूनिट आपके पास यहाँ पे M सब यूनिट है. ये मैं सिर्फ शेप में डिफरेंस बता के आपको बता रही हूँ कि ये आपके पास 2 डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स अवेलेबल हैं जो कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की फॉर्मेशन में यूज होंगे. ठीक है. सो अब इन 2 सब यूनिट्स के पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज बनाएं. पहली पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में जो चारों के 4 सब यूनिट हैं वो एक ही टाइप के होंगे, लाइक सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3, सब यूनिट 4. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ने अपना टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर तो मेंटेन कर लिया है, लेकिन इस केस में जो चारों सब यूनिट्स हैं वो सेम टाइप के हैं, और वो कौन से सब यूनिट हैं, H सब यूनिट. सो आप इस आइसो एंजाइम को कह सकते हो कि दिस इज H4 आइसो एंजाइम. लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का ऐसा आइसो एंजाइम जिसके अंदर चारों सब यूनिट्स कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, H कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. इसमें M सब यूनिट की कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है. Yes, ma'am. ठीक है. ये आपके पास एक फॉर्म है इस एंजाइम की. अब सेकंड फॉर्म आपके पास हो सकती है, ये वाली जो फॉर्म है ना, ये आपके पास एग्जिस्ट करती है किसमें, हार्ट में एंड रेड ब्लड सेल्स में. एक्चुअली इन सब यूनिट्स के जो नेम है, H फॉर हार्ट, ऐसा सब यूनिट जो कि ज्यादातर हार्ट के अंदर प्रेजेंट है, एंड M फॉर मसल, ऐसा सब यूनिट जो कि मसल्स के अंदर ज्यादा रिपोर्ट हुआ है, इसलिए इनको H एंड M सब यूनिट्स कहते हैं. ठीक है. सो अगर आपके पास जो है वो टोटल सब यूनिट्स, जो चारों सब यूनिट हैं वो H टाइप के हैं, तो ये वाला जो आइसो एंजाइम है ये कौन कौन से सेल्स के अंदर रिपोर्टेड है, हार्ट में और RBCs के अंदर. इसी तरह से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की एक आइसो एंजाइम या एक फॉर्म ऐसी भी है जिसमें आपके पास 3 H सब यूनिट होंगे और एक M सब यूनिट होगा. एक ये भी पॉसिबिलिटी है ना, एक पॉसिबिलिटी तो हमने देख ली कि चारों सब यूनिट H टाइप के हैं. दूसरी पॉसिबिलिटी हम ये देख रहे हैं कि 4 में से कोई एक सब यूनिट M से रिप्लेस हो गया. इस सब यूनिट को आप लिखते हो दिस इज H3M सब यूनिट ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज. और बिकॉज इसमें भी अभी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन H सब यूनिट की है, तो ये वाला एंजाइम भी हार्ट और RBC के अंदर प्रेजेंट होता है. ठीक है. थर्ड फॉर्म आपके पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की ऐसी है जिसके अंदर 2 H सब यूनिट होंगे और 2 M सब यूनिट होंगे. ये फॉर्म आपके पास H2M2 फॉर्म होगी, और ये फॉर्म नॉर्मली ब्रेन एंड किडनी में एग्जिस्ट करती है. ठीक है. एक फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म आपके पास ऐसी होगी जिसमें आपके पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज में अब H सब यूनिट की कंट्रीब्यूशन कम होना शुरू हो गई है, एंड दिस टाइम आपके पास यहाँ पे एक H सब यूनिट है और 3 M सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे. और जैसे ही M सब यूनिट की कंट्रीब्यूशन एक्सीड करेगी तो ये वाला जो एंजाइम है आपके पास ये लिवर और स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट होगा.
ठीक है। और फिफ्थ और लास्ट फॉर्म आपके पास अगेन ऐसी होगी जिसमें लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के जो पूरा टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है वो सिर्फ और सिर्फ एम सब यूनिट से मिलके बना होगा। इसमें किसी भी किस्म की आपके पास जो है वो एच सब यूनिट की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी। और ये फॉर्म भी आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होगी? लिवर एंड स्केलेटल मसल में। यानी जब एम सब यूनिट की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो आपके पास ये स्केलेटल मसल और लिवर में, जब एच सब यूनिट की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो ये हार्ट और आरबीसीज में, और जब दोनों की परसेंटेज इक्वल है तो ये वाला आइसोएंजाइम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ब्रेन एंड किडनी। सो आप कह सकते हैं कि इन सब टिश्यूज के अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज सेम केमिकल रिएक्शन ही कैटालाइज करवाएगा जो हम यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बिल्कुल वही रहेगा, उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा। तो फिर आपके पास यहाँ पे आइसोएंजाइम्स क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? आइसोएंजाइम्स के प्रोड्यूस होने की रीजन क्या है? इन सब यूनिट्स के चेंज होने की वजह से, सब यूनिट की कंपोजिशन के चेंज होने की वजह से भी आपके पास क्या चीज प्रोड्यूस होती है? आइसोएंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। इन दो पॉइंट्स में कोई कंफ्यूजन कि आइसोएंजाइम्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं? पहला पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया है, और क्वेश्चन ये था कि एक एंजाइम अगर एक ही केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो फिर उसकी मल्टीपल फॉर्म्स क्यों हैं? पहली रीजन मैंने ये दी है कि मल्टीपल फॉर्म्स इसलिए एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज समटाइम्स एक ही एंजाइम को दो या दो से ज्यादा सेल्स के अंदर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर अपना केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करना है। तो ऑब्वियसली उन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए उस एंजाइम की डिफरेंट फॉर्म्स होना जरूरी हैं। ठीक है, दो रीजंस मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन की। और जो थर्ड पॉइंट है आपके पास, वो थर्ड पॉइंट एक्चुअली इनकी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में डिफरेंस की वजह से भी हो सकता है। ये कैसे हो सकता है कि सपोज आपके पास एक ही जीन है, उसने ये एक एंजाइम को प्रोड्यूस किया, दूसरे सेल में भी आपके पास ये एंजाइम प्रोड्यूस हुआ, बट एक सेल में इस एंजाइम में प्रोडक्शन के बाद कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हो गए हैं। सो दिस इज नॉट अ प्योर प्रोटीन, दिस इज ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, और इस केस में हो सकता है कि यहाँ पे कोई पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ना हुई हो। सो समटाइम्स आपके जो सेम एंजाइम है उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन की वजह से भी एक एंजाइम दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सो बेशक वो केमिकल रिएक्शन सेम कैटालाइज करवा रहे हैं लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती हैं बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स टू दी वन एंजाइम। ठीक है, सो ये तीन रीजंस हैं कि आइसोएंजाइम्स एक्चुअली क्यों एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, एक आपके पास है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट की वजह से, चेंजेस इन सब यूनिट कंपोजिशन की वजह से, एंड द थर्ड रीजन इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन देयर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। अब लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की जो मैंने आप लोगों के सामने 5 आइसोमेरिक फॉर्म्स डिस्कस की हैं जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं हमारी बॉडी के अंदर, और कौन सी फॉर्म किस सेल के अंदर एग्जिस्ट करती है ये भी आप लोग देख चुके हैं। इनके अंदर इस सब यूनिट के चेंज होने की वजह से एक्चुअली अगर केमिकल रिएक्शन मैं कह रही हूँ कि वो सेम रहेगा तो फिर डिफरेंस कहाँ पे आता है? एक्चुअली सब यूनिट के चेंज होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितने ज़्यादा आपके पास एच सब यूनिट्स होंगे उतना ज़्यादा ये जो एंजाइम है ये इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शो कर सकता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी मीन्स कि अगर आप इसको जो है इसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हो, इसे दो पोल्स के दरमियान, दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान इसको रन करवाते हो तो इसकी स्पीड कैसी होगी? ठीक है, सिंपली अगर आप जेल का एक पैटर्न ड्रॉ करते हो और उस पर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो तो ये आपके पास एक ऐसा एंजाइम होगा LDH1 जिसमें एच सब यूनिट की परसेंटेज ज़्यादा है कि ये बहुत स्पीडली वहां पे मूव करेगा, इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बहुत फास्ट होगी, ये जेल पे बहुत आराम से जो है वो लोअर बैंड प्रोड्यूस करेगा। बट जैसे जैसे एच सब यूनिट की परसेंटेज कम होती जाएगी आपकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी भी डिक्रीज होती जाएगी। यहाँ पे आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी है, उसके बाद कंपैरेटिवली वो फास्ट तो है लेकिन LDH1 के मुकाबले में उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सिमिलरली आपके पास जो LDH3 है जिसमें 2H और 2M सब यूनिट्स हैं, इसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी ऊपर दो जो एंजाइम्स की फॉर्म्स हैं उससे डिफरेंट होगी, और जैसे जैसे M सब यूनिट्स इंक्रीज करते जाएंगे आपकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी डिक्रीज करती जाएगी।
सो हम कह सकते हैं कि अगर इन 5 आइसोफॉर्म्स को हम किसी जेल के ऊपर इनका पैटर्न देखें तो सबसे लोएस्ट बैंड आपके पास जो आएगा वो किसका होगा, LDH1 का। उससे थोड़ा सा ऊपर आपके पास जो बैंड आएगा वो किसका होगा, LDH2 का। इसी तरह से आपके पास जैसे जैसे इसकी फॉर्म्स जो हैं वो इंक्रीज होती जाएंगी, जस्ट अ मिनट, यस, इससे थोड़ा सा ऊपर आपके पास बैंड आएगा LDH3, देन LDH4 और सबसे ऊपर LDH5। बिकॉज ये तो बिल्कुल स्लोएस्ट मूवमेंट शो कर रहा है। इट मीन्स कि आप जैसे ही इसको जेल के ऊपर लोड करोगे इसकी मूवमेंट बहुत स्लो रहेगी, ये आगे मूव नहीं करेगा। जितना ज़्यादा जल्दी कोई मॉलिक्यूल या कोई इंजाइम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में मूव करता है, उतनी ही उसकी इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी हाई होती है और उतना ही उसका बैंड जो है वो नीचे आप ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, सो जिस इंजाइम की, जिस फॉर्म की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी सबसे ज़्यादा है उसका बैंड सबसे नीचे आएगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ब्लड सैंपल के अंदर LDH की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेते हो, आपको पता है कि यस इसके अंदर LDH प्रेजेंट है, उसके बाद आप इस इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी के थ्रू बता सकते हो कि एक्चुअली इस LDH का सोर्स क्या है। अगर आपको यहाँ पे बैंड नजर आता है और आप ये आइडेंटिफाई करते हो कि दिस इज LDH3 इंजाइम, तो आपको ये पता होगा कि एक्चुअली इसका सोर्स ब्रेन या किडनी हो सकते हैं। क्योंकि अगर ये हार्ट ने रिलीज किया होता तो इसका बैंड नीचे आना था, बिकॉज हार्ट से रिलीज होने वाले इंजाइम की इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। सो आइसो इंजाइम्स अगर ब्लड सैंपल में प्रेजेंट हो तो उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए या उनके सोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्कस की है, इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप इस एंजाइम को 60 डिग्री सी पे हीट करते हो, ठीक है, सो आपके पास LDH1 डिस्ट्रॉय नहीं होगा, इसी तरह से LDH2 भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, LDH3 की परसेंटेज कुछ डिक्रीज हो जाएगी। यानी आपने इसी सैंपल को लिया, उसको 60 डिग्री सी पे हीट किया और हीट करने के बाद आपने दोबारा एक्टिविटी ऐसे के थ्रू जब उसकी कंसंट्रेशन देखी तो वो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं था, तो आप कहोगे कि ये हार्ट से रिलीज हुआ LDH1 या LDH2 हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे एंजाइम की कंसंट्रेशन थोड़ी सी चेंज हुई है तो उस केस में ये LDH3 हो सकता है, और अगर ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया, कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, तो उस केस में ये आपके पास LDH4 या LDH5 हो सकता है। सो आइसो एंजाइम्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, आइसो एंजाइम्स को आप जो है वो उनके सोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज इनके केमिकल रिएक्शंस तो सेम हैं लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो चीज हमने डिस्कस की थी डेफिनेशन में, उसको हमने देख भी लिया कि यस आइसो एंजाइम किसी एंजाइम की ऐसी फॉर्म है जो कि सेम केमिकल रिएक्शन कैटालाइज करवाती है डिफरेंट सेल्स के अंदर, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमेशा क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। LDH की आइसो एंजाइम्स जो फॉर्म्स हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम एक और एंजाइम देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिटिन काइनेज, जो कि कल हमने डिस्कस किया था। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि ये क्रिटिन काइनेज एक्चुअली एज अ बायोमार्कर यूज होता है। और किस किस डिजीज के लिए ये एज अ बायोमार्कर यूज होता है, मसल डैमेज और हार्ट डैमेज के कहीं। या फिर हार्ट डैमेज, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या फिर मसल डैमेज के लिए इसको एज अ मार्कर यूज किया जा सकता है। इसका मतलब है कि इसकी भी दो फॉर्म्स हैं, एक मसल में प्रेजेंट है और दूसरी किस में प्रेजेंट है, हार्ट में प्रेजेंट है, और ये भी आइसो एंजाइम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। सो केमिकल रिएक्शन जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि क्रिटिन एक्चुअली एटीपी की प्रेजेंस में फॉस्फेट ग्रुप के बफर के तौर पे एक्ट करता है, यानी एटीपी से फॉस्फेट ग्रुप को एक्सेप्ट करता है, इटसेल्फ क्रिटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और एटीपी को किस में कन्वर्ट कर देता है, एडीपी में कन्वर्ट कर देता है। और जब सेल के अंदर एडीपी की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू होती है, एटीपी की कंसंट्रेशन ड्रॉप होना शुरू होती है, तो ये क्रिटिन फॉस्फेट वापस रिएक्ट करता है विद द एडीपी और इसको ये फॉस्फेट ग्रुप रिटर्न करके एटीपी को क्या कर देता है, रीजनरेट कर देता है। सो दैट्स वाई कल मैंने आप लोगों से ये चीज़ कही थी कि ये जो क्रिटिन फॉस्फेट है ये एज एन
एनर्जी बफर के तौर पे यूज होता है और ये हार्ट और मसल सेल्स में प्रेजेंट होता है। नाउ क्रिटिन काइनेज की भी आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं और ये आइसोमेरिक फॉर्म्स भी इसके सब यूनिट के चेंज होने की वजह से होती हैं। यानी क्रिटिन काइनेज जैसे एलडीएच आप लोगों ने देखा था ना कि एलडीएच एक टेट्रामेरिक एंजाइम है जिसमें टोटल कितने सब यूनिट्स होते हैं, 4 सब यूनिट, और उन सब यूनिट्स की 2 टाइप्स हैं, एच एंड एम। उसी तरह से आपके पास क्रिटिन काइनेज एक डाइमेरिक एंजाइम है जिसमें टोटल सब यूनिट्स कितने होते हैं, 2, और इसके पास जो अलाउड सब यूनिट्स हैं वो भी 2 टाइप्स के हैं। एक सब यूनिट बी सब यूनिट है और दूसरा सब यूनिट आपके पास एम सब यूनिट है। बी फॉर ब्रेन एंड एम फॉर मसल। सो अब ये 2 सब यूनिट, इनके पास कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि दोनों सब यूनिट बी टाइप के हों, सो दिस विल बी क्रिटिन काइनेज बी बी। सेकेंड पॉसिबिलिटी है कि दोनों सब यूनिट एम टाइप के हों, इस केस में आपके पास क्रिटिन काइनेज एम एम ये फॉर्म होगी। और थर्ड आपके पास पॉसिबिलिटी ये है कि क्रिटिन काइनेज में एक सब यूनिट बी हो और एक सब यूनिट एम हो, सो दिस विल बी क्रिटिन काइनेज एम बी। यानी क्रिटिन काइनेज की टोटल कितनी आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं? 3 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं। सो एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि एंजाइम इटसेल्फ कितने आइसोमर्स उसमें प्रेजेंट है, कितने उसमें जो है वो सब यूनिट्स प्रेजेंट है और अलाउड नंबर ऑफ सब यूनिट्स कितने हैं। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब यूनिट 4 थे और टोटल सब यूनिट्स 2 थे, तो आपके पास 5 कॉम्बिनेशंस बने थे। लेकिन इस केस में आपके पास टोटल जो सब यूनिट्स हैं वो भी 2 हैं और अलाउड सब यूनिट्स भी 2 हैं, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस विल बी 3। ठीक है, सो क्रिटिन काइनेज का एक सब यूनिट बी बी ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में प्रेजेंट होगा। ऐसा सब यूनिट जिसमें सिर्फ एम टाइप के जो हैं वो सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगे, ऐसी फॉर्म वो कहाँ पे प्रेजेंट होगी? मसल्स में प्रेजेंट होगी। और ऐसी फॉर्म जो कि आपके पास एम बी है जिसमें ब्रेन और मसल दोनों तरह के सब यूनिट प्रेजेंट हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो आप क्रिटिन काइनेज ब्रेन डिजीज से रिलीज हो रहा है, हार्ट से रिलीज हो रहा है या मसल के रिस्पॉन्स में रिलीज हो रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आप इन तीनों फॉर्म्स को एक दूसरे से क्या कर सको, सेपरेट कर सको, इनको डिफ्रेंशिएट कर सको। सो अगेन इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आप क्या यूज करोगे? इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। ठीक है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखोगे जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस भी हो सकती है, टेम्परेचर भी हो सकता है, पीएच भी हो सकता है, और फिर कंपेयर करोगे कि दिस टाइम आपके पास जो क्रिएटिन काइनेज है एक्चुअली वो किस किस्म की जो है वो इंजरी के रिस्पॉन्स में प्लाज्मा में रिलीज हुआ है। यस, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास किसी भी डिजीज के रिस्पॉन्स में, सपोज आपको प्लाज्मा सैंपल में सिर्फ ये पता चला है कि इस टाइम आपके पास कोई एक एंजाइम की कंसंट्रेशन हाई है, सपोज क्रिएटिन काइनेज की कंसंट्रेशन हाई है, तो ये क्रिएटिन काइनेज चूंकि इसके डिफरेंट आइसो एंजाइम्स हैं, 3 आइसो एंजाइम हैं, ये क्रिएटिन काइनेज ब्रेन से भी आ सकता है, स्केलेटल मसल से भी आ सकता है और हार्ट से भी आ सकता है। आपको ये नहीं पता कि इस टाइम आपका जो सैंपल है वो ब्रेन डिजीज को शो कर रहा है, मसल डिजीज को शो कर रहा है, या फिर आपके पास यहाँ पे हार्ट डिजीज को वो जो है वो इंडिकेट कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस सैंपल के अंदर इंजाइम की प्रेजेंस को देखते हो और उसके बाद उसकी स्पेसिफिक डिटेक्शन होती है। स्पेसिफिक डिटेक्शन हमेशा फिजिकल प्रॉपर्टीज के रिस्पॉन्स में होगी। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी को हम टारगेट करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी को यूज किया जाता है। सो हमेशा ऐसे एंजाइम्स जो कि आइसो एंजाइम्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ही इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई शो होगी, नेक्स्ट आप हमेशा इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी की तरफ जाओगे, ब्लॉटिंग की तरफ जाओगे, जिसके थ्रू आप डिटेक्ट करोगे कि इस केस में आपके पास जो ओरिजिन है उस डिजीज का वो कौन सा टिश्यू है। ठीक है, सो हमेशा किसी एक टेस्ट के रिजल्ट से आप जो है वो नहीं बता सकते कि प्रॉब्लम किस टिश्यू में है। आपको उस टेस्ट से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी जिसको डीकोड करने के लिए आपको एक न्यू टेस्ट डिजाइन करना पड़ेगा और फिर उन सब टेस्ट के रिजल्ट्स को कंबाइन करके आप बताओगे कि यस प्रॉब्लम आपके इस टिश्यू में ओरिजिनेट हुई थी।
इससे पहले हमने जो प्लाज्मा प्रोटीन्स डिस्कस करना शुरू की थी उसमें टोटल प्रोटीन के बारे में भी पढ़ लिया था और एल्ब्यूमिन के बारे में भी देख लिया था कि एल्ब्यूमिन की अमाउंट भी कम ज़्यादा हो सकती है। अगर एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन हाई है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करती है, और लो एल्ब्यूमिन कंसंट्रेशन की वजह से आपकी बॉडी के अंदर ऑडिमा या कुछ और जो अनलाइकली इफेक्ट्स हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। और एक जो हमारी प्रोटीन्स अभी तक हमने स्किप की थी वो प्रोटीन्स थी ग्लोब्यूलिन्स, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। अब हम इस लेक्चर के अंदर इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ताकि प्लाज्मा में प्रेजेंट जितने एनालाइट्स हैं उन सबको हम कवर कर लें। ठीक है, सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअली इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती क्या है, कौन से सेल्स इनको प्रोड्यूस करते हैं और इनका नॉर्मल फंक्शन क्या है और किस कंडीशन में ये प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में एग्जिस्ट करती हैं। सो इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडीज, ये आपके पास कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम में वर्क करती हैं। ठीक है, आप इनको डिफेंस प्रोटीन्स भी कह सकते हो बिकॉज आपके कुछ ऐसे इम्यून सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स, जो कि एक्चुअली बी लिम्फोसाइट्स की एक टाइप्स हैं। और बी लिम्फोसाइट्स क्या हैं? वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स में आपने पढ़े थे ना, ग्रेन्यूलोसाइट्स हैं, ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो वाइट ब्लड सेल्स की मल्टीपल टाइप्स हैं जिसमें से एक टाइप है बी लिम्फोसाइट। और ये बी लिम्फोसाइट जो है ये प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होकर कुछ इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करती है और उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है? एंटीबॉडीज। और ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि किसी फॉरेन इन्वेडर को डिटेक्ट करती हैं और उसके साथ फाइट करती हैं, यानी आपकी जो इम्यूनिटी है उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, सो ये ऐसी प्रोटीन्स हैं जिनको बी लिम्फोसाइट्स या प्लाज्मा सेल सिक्रीट करते हैं। अगर आप जनरल इनका स्ट्रक्चर देखो इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, चाहे वो कौन सी भी टाइप है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी या कोई सी भी टाइप है, उसमें जो जनरल स्ट्रक्चर है वो आपको इसी तरह का नजर आएगा। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, जिसमें से ये जो रेड कलर में आपको चेन्स नजर आ रही हैं इनको हैवी चेन्स कहा जाता है, ऑब्वियसली क्योंकि ये कंपैरेटिवली इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बाकी 2 चेन्स के मुकाबले में ज्यादा है। सो ये जो चेन्स हैं आपके पास, ये कौन सी चेन्स होंगी? हैवी चेन्स होंगी। ठीक है, और ये जो 2 चेन्स आपको नजर आ रही हैं ये कौन सी चेन्स होंगी? लाइट चेन्स। तो आप कह सकते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें आपके पास 2 आइडेंटिकल हैवी चेन्स और 2 आइडेंटिकल लाइट चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दोनों जो हैवी चेन्स हैं वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू लिंक्ड हैं। ये एक डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये दूसरा डाइसल्फाइड बॉन्ड है। और एक हैवी चेन लाइट चेन के साथ भी डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड है। सो वी कैन से कि एक्चुअली इस पूरी जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज ये ना सिर्फ हैवी चेन्स को आपस में कंबाइन करके रख रहा है बल्कि ये हैवी और लाइट चेन्स के दरमियान भी एज अ ब्रिज जो है वो एक बना रहा है जिसकी वजह से वो आपस में कनेक्टेड रहेंगी। ठीक, सो ये वाला जो अब आपके पास पोर्शन है, दिस पोर्शन, यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन ऐसा नजर आ रहा है जो डार्क है दोनों चेन्स के अंदर, लाइट चेन में भी और हैवी चेन में भी, और कुछ पोर्शन आपको ऐसा नजर आ रहा है जो लाइट पोर्शन है। जो डार्क पोर्शंस हैं ये एक्चुअली कांस्टेंट रीजन्स हैं, ऐसे रीजन्स जो कि हमेशा सेम रहेंगे। एक पर्सन के अंदर जितनी एंटीबॉडीज होंगी उनके अंदर ये जो कांस्टेंट रीजन्स हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जांपल इम्यूनोग्लोबुलिन जी की बात करते हो तो जितनी भी इम्यूनोग्लोबुलिन जी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हैं उन सब इम्यूनोग्लोबुलिन जीज के कांस्टेंट रीजन सेम होंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आएगा? वेरिएबल रीजन्स पे। ये जो लाइट रीजन्स हैं ये आपके पास कौन से रीजन्स हैं? वेरिएबल रीजन्स है। और ये वेरिएबल रीजन्स एक्चुअली चेंज होते रहते हैं बिकॉज इन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस के साथ बाइंड करना होता है। ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर कोई एक एंटीजन तो नहीं एंटर होती, कोई एक पैथोजन तो एंटर नहीं होता।
मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंटीजेंस, मल्टीपल टाइप ऑफ पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं और हर एक एंटीजन को रिस्पॉन्ड करने के लिए उसका कंप्लीमेंट्री या उसका कंपैटिबल एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, सो ये जो वेरिएबल रीजन है ये स्पेसिफिक होगा फॉर एंटीजन, ये चेंज हो सकता है। सपोज एंटीजन ए के लिए आपके पास जो एंटीबॉडी है उसका वेरिएबल रीजन चेंज होगा। सेकंड, अगर कोई एंटीजन आपकी बॉडी में एंटर होती है तो उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगी उसमें कांस्टेंट रीजन तो सेम रहेगा लेकिन वेरिएबल रीजन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो जितनी टाइप्स की आपकी बॉडी के अंदर एंटीजन्स प्रेजेंट होंगी, हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी जिसका वेरिएबल रीजन क्या होगा, दूसरी एंटीबॉडी से डिफरेंट होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास ओवरऑल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी टाइप्स की आपके पास जो है वो प्रोड्यूस हो सकती हैं ये एंटीबॉडीज। ठीक है, सो अगर आप लाइट चेन्स की बात करो तो लाइट चेन्स के लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं और हैवी चेन्स के लिए भी पॉसिबिलिटीज हैं। लाइट चेन में आपके पास टू टाइप्स की लाइट चेन्स हो सकती हैं, एक लैम्डा और एक कैपा। ये दो तरह की आपके पास ऑप्शन है कि आपकी जो लाइट चेन है वो इस टाइप की प्रोड्यूस हो सकती है। बट हैवी चेन में आपके पास जो है वो फर्दर 5 टाइप्स हैं, अल्फा, गैमा, डेल्टा, एप्सिलॉन एंड म्यू। ये टाइप है कि हैवी चेन कौन सी टाइप की हो सकती है। सपोज आपके पास अल्फा टाइप की हैवी चेन प्रोड्यूस होगी तो इस इम्यूनोग्लोबुलिन को आप इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहोगे, बिकॉज इसमें कौन सी टाइप की हैवी चेन प्रेजेंट है, अल्फा। इसी तरह से अगर आपके पास जो है वो गैमा टाइप की हैवी चेन प्रोड्यूस होगी, ये एक्चुअली इनकी अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये चेन्स एक दूसरे से डिफरेंट हैं। ठीक है, सो एक्चुअली ये जो टाइप ऑफ हैवी चेन है ये डिसाइड करती है कि आपके पास किस टाइप एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, सो हमेशा हैवी चेन डिसाइड करेगी कि बनने वाली एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ए की क्लास से बिलोंग करती है, जी से बिलोंग करती है, डी से बिलोंग करती है, ई या एम। ठीक है, सो 5 टाइप्स की चूंकि हैवी चेन्स हैं, इसी तरह से आपकी बॉडी के अंदर भी 5 टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स एग्जिस्ट करती हैं। इन इम्यूनोग्लोबुलिन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के साथ साथ यहाँ पे कुछ और रीजन्स भी हैं जिनको मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर हाईलाइट नहीं किया, फैब रीजन एंड एफसी रीजन। फैब में आपके पास वो एरिया आएगा, यानी लाइट और हैवी चेन का वो सारे का सारा एरिया जो कि एंटीजन को बाइंड करता है और एंटीजन को रिस्पॉन्ड करता है, उसको आप क्या कहते हो, फ्रेगमेंट एंटीजन बाइंडिंग। ठीक है, ये वो फ्रेगमेंट है जो कि एंटीजन को बाइंड करता है। इसमें ये जो आपके पास पोर्शन है सारा, ये किस में आएगा, फैब रीजन में आएगा, बिकॉज इस पोर्शन की वजह से आपकी जो एंटीजन के साथ स्पेसिफिसिटी है वो डिसाइड होती है। और ये जो बिल्कुल नीचे वाला पोर्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपके पास हैवी चेन्स आ रही हैं, इसमें लाइट चेन्स नहीं आ रही, इस पोर्शन को आप कहते हो एफ सी पोर्शन। इट मीन्स कि ये वो फ्रेगमेंट है, सी फॉर कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर एक डिफेंस सिस्टम होता है जो कि एंटीजन, जब एंटीबॉडी, सपोज ये आपके पास एंटीबॉडी है, ये किसी एंटीजन के साथ अगर बाइंड करती है तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इसको डिग्रेड करने के लिए या इसको इनगल्फ करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं जिनको आप मैक्रोफेजेस वगैरह कहते हो। ठीक है, ये कंप्लीमेंट सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, सो एक्चुअली ये एंटीजन किस तरह से इन सेल्स के अंदर एंटर होती है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट बाइंडिंग फॉर कंप्लीमेंट, एफसी पोर्शन। तो ये डिफरेंट इम्यून सेल्स के साथ इंटरेक्ट करता है और आपका जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है उसको इनगल्फ होने में, उसको डिग्रेड होने में हेल्प करता है। सो इन दोनों पोर्शंस को भी माइंड में रखिएगा कि ये वाला पोर्शन आपका एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है और ये वो पोर्शन है जो कि कंप्लीमेंट सिस्टम, यानी आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं जो एंटीजेंस या एंटीबॉडीज को डिग्रेड करेंगे उनके साथ इंटरेक्ट करता है। सो एंटीबॉडी हमेशा टू वे एक्ट करती है। सपोज ये मैक्रोफेजेस सेल है, इसके साथ अपने इस पोर्शन एफसी पोर्शन के साथ इंटरेक्शन करेगी और अपना जो फ्रेगमेंट एंटीजन पोर्शन है, फैब फ्रेगमेंट है, उसके साथ ये एंटीजन को भी रिस्पॉन्ड करेगी और जैसे ही एंटीजन के साथ बाइंड करेगी ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर एंटर होके क्या हो जाएगा, एंटीजन को डिग्रेड कर देगा।